हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और लगातार जो स्टूडेंट्स बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशंस के स्टूडेंट्स हैं, सभी में पूछा जाता रहता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो इसकी मैं पहले फिर डिस्कस करूँगा और साथ साथ इस पर जो अप्लाइड क्वेश्चंस आते रहते हैं उन्हें भी डिस्कस करूँगा। तो पहले सबसे पहले समझें कि इंटरनल कन्वर्जन में बेसिकली होता क्या है, ये फिनोमेना कैसा है और क्या रीज़न है इसके होने के। तो हम सब जानते हैं कि जो फिनोमेना होते हैं उन फिनोमेनाओं का होने का जो कारण होता है वो तब होते हैं सभी फिनोमेना जो नेचुरल फिनोमेना हैं जब कोई सिस्टम अनस्टेबिलिटी में होता है और सिस्टम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में जाना चाहता है, तो इसलिए सारे फिनोमेना होते हैं। तो इंटरनल कन्वर्जन में बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। जब न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस अपने साइज को रिड्यूस करने के लिए अल्फा पार्टिकल का डिके करता है और अगर न्यूक्लियस के अंदर एक्सेस एनर्जी होती है, न्यूक्लियस एक्साइटेड एनर्जी लेवल में होता है और वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल से किसी और नीचे के एनर्जी लेवल में जंप करता है तो अब वो गामा रेज का इमिशन करता है। उसी तरीक़ा से जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, एक्सिस में होते हैं प्रोटॉन के मुकाबले, तो बीटा डिके होता है। तब न्यूक्लियस में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है वो डिके हो जाता है और न्यूट्रॉन जो डिके होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में डिके होता है। तो यहाँ पे ये फिनोमेना लिखा गया है कि बीटा जो इमिटर्स होते हैं, जहाँ से बीटा रेज इमिट हो रही होती हैं, उसमें क्या देखा जाता है कि जो जब हम उसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं तो स्पेक्ट्रम में दो तरीका के जो है स्पेक्ट्रम मिलते हैं। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो बेसिकली जो होता है वो बीटा रेज न्यूक्लियस के अंदर तब फॉर्मेशन होता है उसका जब न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो में डिके करता है उस समय पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस समय निकल कर आता है न्यूक्लियस से वो हमारा कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा रेज। और जो फिनोमेना है वो बेसिकली जो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के द्वारा कैरी ऑन की जाती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगातार एनर्जी प्रोसेस करते हैं, कुछ भी एनर्जी उनकी एक जीरो से लेके और एक मैक्सिमम लिमिट तक कुछ भी एनर्जी हो सकती है। जो इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखा रखी है कि जो यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर ले रखे हैं और काइनेटिक एनर्जी ऐसे दिखा रखी है। तो ये स्पेक्ट्रम इस टाइप का आता है, लेकिन इस पर हम देख रहे हैं सुपरपोजिशन हो रहा है। सुपरपोजिशन जो ये लाइंस जो आ रही हैं उनका जो रीजन्स होता है वो हमारा होता है इंटरनल कन्वर्जन। तो अब हम ये जानते हैं कि इंटरनल कन्वर्जन क्यों होता है और क्या ये फिनोमेना है बेसिकली इंटरनल कन्वर्जन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं और जब न्यूक्लियस डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल में से किसी एक्साइटेड एनर्जी लेवल में होता है और एक्साइटेड एनर्जी लेवल से वो नीचे की किसी स्टेट में जब करता है, तो जब वो एक्साइटेड एनर्जी से और नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे ये बेसिकली गामा रेज का इमिशन होता है। यहाँ पे अगर इस एनर्जी लेवल को हम EF लें और इसको EI लें तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो hν जो फोटोन है उस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ये फोटोन क्योंकि गामा रेज न्यूक्लियस से निकलती हैं, ये गामा रेज जो होती हैं वो बहुत हाईली एनर्जेटिक होती हैं। हाईली एनर्जेटिक ये जो गामा रेज हैं, अगर हम साथ में ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारी K सेल, जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये K सेल होगी, फिर K सेल के बाद ये L सेल होगी, L सेल के बाद में M सेल होगी, K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरीक़ा से आगे हम दिखा पाएंगे M सेल होगी, ये 2n स्क्वायर के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीक़ा से फिल होंगे। अब अगर ये न्यूक्लियस से जब हमारी गामा रेज इमिट होगी, अगर वो K सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर इम्पोज हो जाती है, गामा रेज के पास में जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई होती है, तो क्या होगा कि वो K सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी से अगर वो यहाँ से जब गामा रेज निकलती है और इससे टकरा जाती है, इससे क्योंकि गामा रेज के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और K सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, तो K सेल से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लाती है। अगर वही गामा रेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी K सेल के इलेक्ट्रॉन की, जब वो निकलेगा तो hν एनर्जी थी गामा रेज के पास में और K सेल में एनर्जी खर्च हो गई E के, तो जो K सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी hν - E के। उसी तरीक़ा से अगर वो इलेक्ट्रॉन M सेल से जाकर टकराता है तो उस समय पे जो एनर्जी होगी वो hν
एल के लिए होगी Hν माइनस El काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और एम सेल के लिए Hν माइनस Em होगी। तो इस तरीका से, क्योंकि Hν जो होता है फोटोन की जो एनर्जी होती है गामा रेज की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो के सेल, एल सेल, एम सेल किसी भी इलेक्ट्रॉन से अगर वो टकरा जाता है तो उस समय पे वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से निकल जाएगा। और जैसे ही के सेल में सपोज किया इलेक्ट्रॉन निकलता है तो के सेल से जो है के सेल में वैकेंसी खाली होगी, एल सेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो के में जंप कर जाएगा, फिर एल में वैकेंसी खाली होगी, फिर एम से जो इलेक्ट्रॉन है वो एल में जंप कर जाएगा, और जब तक वो वैकेंसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं चली जाएगी तब तक ये फिनोमेना चलता रहेगा। तो फिर से समझें कि इंटरनल कन्वर्जन क्या है। बेसिकली इंटरनल कन्वर्जन ये है कि जो न्यूक्लियस के अंदर, जब न्यूक्लियस एक्साइटेड या एनर्जी लेवल में है, ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, तो उन दोनों के बीच का जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो गामा रेज की फॉर्म में इमिट होता है। अगर ये गामा रेज के सेल के इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो जो Hν एनर्जी थी फोटोन की वो E के एनर्जी के सेल के इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में खर्च हो जाती है, और Hν माइनस E के काइनेटिक एनर्जी से के सेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगर यही गामा रेज एम सेल के से टकरा जाती है, एल के से टकरा जाती है, तो क्योंकि वहाँ पे पॉइंटिंग एनर्जी और भी कम होती है, तो अगर वो एल के से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा Hν माइनस El की काइनेटिक एनर्जी से, और अगर एम के से टकराती है तो Hν माइनस Em से निकलेगा। तो ये क्योंकि Hν जो है वो फिक्स है, Hν इसलिए फिक्स है कि जो एनर्जी लेवल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो हमारे सर्टेन होते हैं, डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं। तो क्या होगा कि जब Hν होगा तो वहाँ पे Hν फिक्स होगा, और गिवन जो हमारा न्यूक्लियस है और जो एटम्स होगा, न्यूक्लियस का जो पार्ट है चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी फिक्स है। तो यहाँ पे Hν माइनस E के, क्योंकि Hν भी फिक्स है, E के भी फिक्स है, तो Hν माइनस E के फिक्स होगा। इसलिए यहाँ पे जो ये फिक्स जो एनर्जी लेवल है Hν माइनस E के, Hν माइनस El, Hν माइनस Em ये मिलते हैं, और उसके चलते जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो सर्टेन फिक्स आती है पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए। इसलिए यहाँ एक फिक्स एनर्जी लेवल के ऊपर ये सुप्रीम पोजिशन मिलता है। तो इस बात को समझें कि बेसिकली ये जो था, ये जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पे जो इन पॉइंटों पे मिल रहा है ये तो हमारा था कंटिन्यूअस, और जो ये मिल रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक और लाइन स्पेक्ट्रम है। इसका जो कारण है, इन लाइनों का मिलने का कारण जो है वो बेसिकली क्या है, इंटरनल कन्वर्जन है। तो इंटरनल कन्वर्जन जो है वो हमारा रहता है कैरेक्टरिस्टिक जो है एक तरीका का सब्सटेंस का, और जो कंटिन्यूस है वो लगातार जो हर काइनेटिक एनर्जी का एक पर्टिकुलर लो एनर्जी से लेके एक पर्टिकुलर हाई एनर्जी तक जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी एनर्जी प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वजह से इस कर्व को हम समझा सकते हैं। उसके साथ साथ जो 2-3-4 बातें मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो कर्व है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का दोनों का जो सुपरपोजिशन है, क्योंकि ये कंटिन्यूस जो है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारा यहाँ पे डिके कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जो एमिट होते हैं और साथ साथ जो होते हैं गामा रेज भी होती हैं, तो डिके कांस्टेंट इन दोनों के सम के इक्वल होता है लैम्डा ई प्लस लैम्डा गामा, जहाँ ये लैम्डा गामा जो है वो डिके कांस्टेंट है गामा के लिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए। और अल्फा जो है वो एन ई अपॉन एन गामा होता है। एन ई का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं इंटरनल कन्वर्जन में, और एन गामा जो गामा रेज प्रोड्यूस हो रही हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन दोनों की रेस अल्फा कहलाती है। एन ई की जो वैल्यू है, के सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वो एन के, एल सेल से जो निकल के आते हैं एन एल, और एम सेल से जो आते हैं वो एन एम। तो टोटल जो एन ई होंगे, टोटल जो इलेक्ट्रॉन वो इन सबके सुपर पोजिशन से लिखे जा पाएंगे। तो एन के प्लस एन एल प्लस एन एम एंड सो ऑन अपॉन एन गामा। अब एन के अपॉन एन गामा को हम अल्फा के लिख सकते हैं, एन एल अपॉन एन गामा को अल्फा एल, और एन एम अपॉन एन गामा को हम अल्फा एम। तो ये बेसिकली रेशो है, ये अल्फा जो हमने डिफाइन कर रखा है कि जो हमारे कुल गामा रेज कितनी पैदा हो रही हैं और कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये अल्फा हमें बताता है। और इसमें हमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि अल्फा की वैल्यू जनरली बहुत कम आती है। रीजन ये होता है कि गामा रेज जो जिस समय पे न्यूक्लियस से में प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद में जब ये निकलती हैं तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये के सेल, एल सेल और एम सेल के इलेक्ट्रॉनों से कॉलिजन करें, क्योंकि ज़्यादातर जो एटम है वो होलो होता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो इंटरनल कन्वर्जन फिनोमिना होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस फिनोमिना नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आता है वो एटम से आता है, के सेल का इलेक्ट्रॉन आता है या एल सेल का। तो ये हमारा बेसिकली जो ये फिनोमिना है वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी ना होकर एटॉमिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ बीटा रेज। बीटा रेज में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो न्यूक्लियस से आता है, और इंटरनल कन्वर्जन में जो आता है इलेक्ट्रॉन वो के सेल, एल सेल, एम सेल, इन सेलों से आता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो ये मैं बातें समझा रहा था। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो कॉज है इसका, जो मैं भी डिस्कस भी कर रहा था कि कॉज जो होता है इंटरनल कन्वर्जन का वो होता है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ
एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस टू वन ऑफ द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स के, वो बेसिकली उनसे एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की, उससे जो हमारा गामा रेज पैदा होती है वो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करती है और तब ये हमारा इंटरनल कन्वर्जन फिनोमिना होता है। इंटरनल कन्वर्जन इसको इसलिए कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है, किसकी इंटरनल एनर्जी, जो न्यूक्लियस से पैदा हुई है गामा रेज की फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाती है, और वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी किसको, जो के सेल, एल सेल, एम सेल इनमें इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफर हो जाती है। ये इसका कॉज था। साथ साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारा न्यूक्लियस है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से आता है उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो EI स्टेट से EF में जंप करे तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे H न्यू फॉर्म में निकले वो एनर्जी, और कॉलिजन ना हो और सीधा का सीधा गामा रेज इमिट हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी ये है कि न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में हो, फोटोन पैदा हो और वो के सेल, एल सेल, एम सेल के इलेक्ट्रॉन से जाकर कॉलिजन करे, तो ये हमारे KLM सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी एनर्जी जो होगी वो H न्यू माइनस ई के, H न्यू माइनस EL और H न्यू माइनस EM होगी। तो ये इसमें समझना है। और साथ साथ ये याद रखें कि जो अल्फा होता है इसके अंदर, जो अल्फा में यहाँ पर डिफाइन कर रहा था, वो जेड क्यूब पर निर्भर करता है। मीन्स उनके अंदर उन जो न्यूक्लियस हैं उनमें इंटरनल कन्वर्जन ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली होता है, जिसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं। और साथ साथ ये है कि जो अल्फा है वो 1/E पर निर्भर करता है। एनर्जी जो होती है जितनी ज़्यादा होती है उसमें उतना ही जो अल्फा है वो हमारा ज़्यादा होने पे ही कम हो जाता है। इसके दोनों के रीजन्स ये है कि जब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा होंगे तो पॉसिबिलिटीज ये होगी कि जो प्रोटॉन्स हैं सेलों में ज़्यादा फिल होंगे, और न्यूक्लियस में जेड ज़्यादा होंगे तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि एन ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस की पॉसिबिलिटीज है को वो ज़्यादा एक्साइटेड एनर्जी लेवल में हो तो गामा रेज का प्रोजेक्शन की पॉसिबिलिटी हमारी ज़्यादा बनेगी। और फिर ज़्यादा क्योंकि KLM सेलों में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो जो गामा रेज निकलेगी जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी जेड ज़्यादा होने पे, उसका कोलिजन की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा बनेगी। इसलिए जो अल्फा है वो जेड क्यूब पर निर्भर करता है। साथ साथ 1/E पर इसलिए निर्भर करता है कि जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो पॉसिबिलिटी कोलिजन की कम हो जाएगी, इसलिए जो अल्फा है वो 1/E का फंक्शन होता है। तो इस तरीक़ा से हम इन दोनों चीज़ों को समझा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना मैं इसे कहूँगा इंटरनल कन्वर्जन को, तो इसके कंसेप्चुअली इसको देख लें, और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप इसे मार्क करें, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे देखते रहें इस और वीडियो को। मैं लगातार न्यूक्लियर पर सीरीज डाल रहा हूँ वीडियो की, तो इन्हें देखते रहें। अच्छे लेक्चर्स में कहूँगा इनमें, क्योंकि मैं कंसेप्चुअली काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।